हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एलएसी पर चीन द्वारा बसाए गए गांव को भारत ने बताया अवैध। कहा कब्जा न कभी स्वीकार किया था, न किया है और न आगे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी है भारत ने। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहाँ सीडीएस बिपिन रावत ने कह दी है चाइना को लेकर बड़ी बात। कहा चीन है भारत का दुश्मन नंबर 1, अगर फिर गलवान हुआ तो मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। बड़ी बात कह दी है, बताएंगे दोस्तों कहां और क्यों। एकदम से दोस्तों इनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया है। दोस्तों इसकी बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं दोस्तों। साथ ही आगे बताएंगे, जहां पर भारत के विरोध के बावजूद भी एलओसी पहुंचा मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी का प्रतिनिधि मंडल। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसकी बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही बताएंगे जहां पर चीन की हर चाल अब होगी नाकामयाब। एलओसी पर निगरानी के लिए तैयार किए गए हैं 3 इंटीग्रेटेड एविएशन ब्रिगेड। बताएंगे क्या है ये दोस्तों और क्या है बड़ी खासियत इनकी। साथ ही आपको बताएंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में मकान पर फहराया पाकिस्तान का झंडा, तनाव फैला। इसके बाद क्या एक्शन लिया गया है दोस्तों, इसकी भी बड़ी जानकारी देंगे हम आपको। साथ ही दोस्तों सरकारी नौकरी से जुड़ी भी बड़ी खबर लेकर आए, जहाँ पर ना कोई इंटरव्यू ना कोई एग्जाम, 10वीं पास वालों भी सीधी भर्ती मिलेगी। दोस्तों कहाँ की बात है, कौन सी सरकारी नौकरी निकली है, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले। तो फटाफट से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है दोस्तों। साथ ही मोदी जी तो हर चीज संभव है और आपको अपने भारतीय होने पर गर्व है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एलएसी पर चीन द्वारा बसाए गए गांव को भारत ने बताया अवैध। कहा कब्जा न स्वीकार किया है न करेंगे। जी हां दोस्तों, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बीते दिनों एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि चीन ने अरुणाचल से सटे इलाकों में गांव बसा दिए हैं। अब भारत की ओर से इस पर प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा है कि उसने अपनी जमीन पर चीन द्वारा न तो किसी अवैध कब्जे का स्वीकार किया है और न ही उसने अनुचित चीनी दावों को स्वीकार किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने अमेरिकी संसद को सौंपे गए अमेरिका के रक्षा विभाग की रिपोर्ट का संज्ञान लिया है, जो भारत चीन सीमा क्षेत्रों में खास तौर पर पूर्वी सेक्टर में चीनी पक्ष द्वारा निर्माण गतिविधियों का संदर्भ देती है। चीन ने पहले भी सीमा से लगते क्षेत्र में निर्माण कार्य किए हैं, जिसमें दशकों के दौरान अवैध रूप से कब्जा किया गया क्षेत्र शामिल है। भारत ने न तो हमारे क्षेत्र पर इस तरह के अवैध कब्जे को स्वीकार किया और न ही चीन के अनुचित दावों को स्वीकार किया है। जी हाँ दोस्तों, अरिंदम बागची ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर निरंतर नजर रखता है। यानी कि दोस्तों भारत ने अब बड़े लहजे में कह दिया है कि अवैध कब्जे को न कभी स्वीकार किया है न कभी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहाँ पर सीडीएस बिपिन रावत ने बड़ी बात कह दी है दोस्तों। कहा चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1, अगर फिर गलवान हुआ तो मिलेगा अब मुंह तोड़ जवाब। बता दें अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से गांव बसाने की मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने गुरुवार को कहा कि यह निर्माण चीन के हिस्से वाले वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के समीप हुआ है। दोस्तों चीनी सैनिकों ने अपनी पुरानी संरचना की जगह नए निर्माण किए हैं। एलएसी पर गांव बसाने की बात सही है, लेकिन यह निर्माण उनकी तरफ हुआ है, भारत के हिस्से वाले एलएसी के समीप नहीं। जी हाँ दोस्तों, टाइम्स नाउ समिट के दौरान टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ एवं एडिटोरियल डायरेक्टर राहुल शिवशंकर के बातचीत में सीडीएस ने कहा कि एलएसी ने अपने वाले हिस्से में चीन के पुराने हट्स थे, जिन्हें हटाकर उसने नया निर्माण किया है। सेना के ऑपरेशन से बौखला गए हैं आतंकवादी। इन हट्स में वो अपने मजदूरों को रखता था। सीमा तक सड़क एवं संरचना के निर्माण के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती है। अब इन हट्स की जगह गाँव की तरह ढांचा बनाकर उसने अपने मजदूरों को वहाँ रखा हुआ है। एलएसी के पास और सीमावर्ती इलाकों में हम भी सड़क का निर्माण करते आए हैं। सीडीएस ने कहा कि भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना है। उन्होंने कहा कि सेना के ऑपरेशन से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बौखला गए हैं। इस बौखलाहट में उन्होंने करीब 12 आम नागरिकों की हत्या की है और दहशत या डर कर लोग घाटी छोड़कर नहीं जा रहे हैं। अगर दोबारा गलवान होता है तो इस बार मिलेगा मुंह तोड़ जवाब।
जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात, बड़ी खबर दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान को लेकर खबर, भारत के विरोध के बावजूद एलओसी पहुंचा मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी का प्रतिनिधि मंडल, पीओके का दौरा भी किया। जी हाँ दोस्तों, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को नियंत्रण रेखा यानी एलओसी का दौरा किया, जहां उन्हें पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने एलओसी पर सुरक्षा की ताजा स्थिति की जानकारी दी। भारत ने पूर्व में ओआईसी से देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणियों के लिए उसके मंच का निहित स्वार्थों द्वारा दुरुपयोग करने से रोकने के लिए कहा था। भारत ने पाकिस्तान से लगातार कहा है कि जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा था और हमेशा रहेगा। उसने पाकिस्तान को सच्चाई स्वीकार करने और भारत रोधी दुष्प्रचार रोकने की भी सलाह दी है। बावजूद इसके ये दौरा हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा कि प्रतिनिधि मंडल में ओआईसी के कश्मीर के विशेष दूत यूसुफ अल दोबे, ओआईसी के सहायक महासचिव तारिक अली बखीत और काफी ज्यादा वरिष्ठ राजनयिक शामिल थे दोस्तों, और उन्हें एलओसी के चीरीकोट सेक्टर लेकर जाया गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर, क्योंकि भारत ने इसका पहले भी विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद भी एलओसी पर मुस्लिम देशों का ये संगठन पहुंच गया। दोस्तों इस पर आपकी राय प्रतिक्रिया क्या होगी बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन की चाल होगी नाकाम, एलओसी पर निगरानी के लिए तैयार किए 3 इंटीग्रेटेड एविएशन ब्रिगेड। कैसे करेंगे ये देश की रक्षा, आपको बता दे दोस्तों, भारत और चीन के सैनिकों के बीच बीते साल लद्दाख में हुई झड़प के बाद से भारत सरकार ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। दोनों देशों के बीच अब तक विवाद का निपटारा नहीं हुआ है और इस बीच देश की सुरक्षा एजेंसियों ने कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव इंटीग्रेटेड एविएशन ब्रिगेड को तैयार करना है, जिसका इस्तेमाल सेना और वायुसेना संयुक्त रूप से निगरानी के लिए करेगी। साल 2020 में भारत चीन गतिरोध के बाद इंटीग्रेटेड एविएशन ब्रिगेड को लेकर फैसला लिया गया था। ऐसा तय किया गया है कि आर्मी एविएशन में मौजूद हेलीकॉप्टर और यूएवी को वायुसेना के निगरानी करने वाले कई उपकरणों के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि सीमा पर बेहतरी से निगरानी की जा सके, साथ ही इनकी मेंटेनेंस भी आसानी से हो सके। बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दलाई लामा के भविष्य पर वार्ता को तैयार हुआ चीन, बोला तिब्बत मुद्दे पर नहीं करेंगे कोई भी बात। बता दे, चीन ने बुधवार को कहा कि वो तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के भविष्य पर वार्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन तिब्बत से जुड़े किसी मुद्दे पर नहीं है। टोक्यो से प्राप्त खबरों में कहा गया है कि दलाई लामा ने टोक्यो फॉरेन कॉरेस्पोंडेंस क्लब की मेजबानी वाले ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बुधवार को कहा कि मैं यहाँ भारत में शांति पूर्वक रहना चाहूंगा। उन्होंने धार्मिक सौहार्द के एक केंद्र के रूप में भारत की सराहना करते हुए ये बात कही है। दोस्तों आपको बता दें, तिब्बती बौद्ध आध्यात्मिक नेता ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की उनकी कोई खास योजना नहीं है, लेकिन उन्होंने पुराने मित्रों से मिलने के लिए तिब्बत की यात्रा करने की अपनी इच्छा प्रकट की है। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां पर जनरल अनिंद सेन गुप्ता होंगे लद्दाख में तैनात, फायर एंड फ्यूरी कोर के नए कमांडर। आपको बता दें, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन के साथ जारी सैन्य गतिरोध के बीच लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता लद्दाख में तैनात सेना की उत्तरी कमान की फायर एंड फ्यूरी कोर के नए कमांडर होंगे। बता दें, इस महीने के अंत तक वो इस पद को संभाल लेंगे, पीजी के मेनन की जगह लेंगे अनिंद गुप्ता। आपको बता दें, पदभार ग्रहण के बाद चीन के साथ बातचीत में अनिंद करेंगे भारतीय पक्ष का नेतृत्व। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अनिंद सेन गुप्ता वर्तमान में सेना मुख्यालय में तैनात है। वो पंजाब रेजिमेंट से है दोस्तों, और सेना मुख्यालय में आने से पहले कश्मीर घाटी में आतंकवाद निरोधी बल की कमान भी संभाल चुके हैं। ऐसे में दोस्तों उनको ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा अनिंद्य सेन गुप्ता जी को। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान मुद्दे पर बैठक में पाकिस्तान के न आने पर बोला भारत, कहा दुनिया को दिखा वो गंभीर नहीं। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान मुद्दे पर बुलाई बैठक में शामिल न होने के लिए
भारत ने पाकिस्तान की आलोचना की है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कहा कि हमारी ओर से पाकिस्तान को भी न्योता दिया गया था, वो नहीं आए। ये अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान के रवैये को दिखाता है। अगर वे इस तरह की महत्वपूर्ण बैठकों में नहीं आते हैं, अगर पाकिस्तान इतनी अहम बैठक में नहीं आता है, तो इससे ये साफ है कि वो अफगानिस्तान को लेकर संजीदा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आखिर भारत के द्वारा आयोजित किए गए इस NSA लेवल बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तान और चाइना के न सम्मिलित होना यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनका तालिबानियों का खुला समर्थन और पूरा समर्थन है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर। और जिन भाई और बहनों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट, हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर भारत बनाम चीन में उलझी नेपाली सेना, विदेश नीति में मांगा उचित स्थान, जिसको लेकर माहौल गर्म। बता दें आपको, भारत और चीन के साथ रिश्तों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही नेपाल की सेना ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए देश की विदेश नीति में सेना को उचित स्थान देने की वकालत की है। नेपाली सेना के जनरल ने देश के सेना प्रमुख के भारत दौरे के बीच इस तरह की मांग करके माहौल को गर्म कर दिया है दोस्तों। और इसी बीच नेपाली सेना के प्रमुख को भारत में भारतीय सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर तालिबान का बड़ा दावा, कहा 3 महीने के भीतर ISIS के 600 आतंकियों को किया गिरफ्तार। अब वो नहीं है बड़ा खतरा। बता दें आपको, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दावा किया है कि उसने बीते 3 महीने में देश भर से इस्लामिक स्टेट के कम से कम 600 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से कई आतंकी संगठन के टॉप सदस्य हैं। स्थानीय न्यूज वेबसाइट टोलो न्यूज के अनुसार बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खुफिया विभाग के प्रवक्ता खलील हमराज ने कहा कि गिरफ्तार किए गए IS आतंकवादी विध्वंसकारी और हत्याओं में शामिल थे। यानी कि दोस्तों, ऐसे में ISIS को भी बड़ा खतरा ना मानते हुए तालिबानियों ने कहा है कि हमारा देश अब पूरी तरीके से आजाद है और हमारा राज है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर शी जिनपिंग ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शीत युद्ध को लेकर दी है बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बृहस्पतिवार को आगाह किया है कि हिंद प्रशांत में शीत युद्ध के दौर जैसी तनाव की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। चीन के राष्ट्रपति ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच यानी APEC के वार्षिक सम्मेलन से इतर ये बात की है दोस्तों। उन्होंने कहा है, और उनका यह बयान क्षेत्र में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का एक नया सुरक्षा गठबंधन बनने के कई हफ्तों के बाद आया है दोस्तों। आपको बता दें, इस गठबंधन में ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। चीन ने इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी आलोचना की थी और शी ने न्यूजीलैंड की मेजबानी में डिजिटल माध्यम से आयोजित सम्मेलन में पहले से रिकॉर्ड किए गए अपने वीडियो में कहा कि इस क्षेत्र में वैचारिक या भू राजनीतिक आधार पर सीमाएं खींचने का प्रयास विफल हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर म्यांमार से बड़ी खबर, जहां अदालत ने सू की पार्टी के नेताओं को सुनाई 90 से 75 वर्ष की कैद की सजा। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार की एक अदालत ने देश में अपदस्थ नेता आंग सान सू की राजनीतिक पार्टी के 2 सदस्यों को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराने के बाद 90 और 75 साल की कैद की सजा सुनाई है। बात करें अगली खबर की ओर, जहां पर तालिबानी मंत्री का पाकिस्तानी दौरा हुआ शुरू, होगी आर्थिक संकट पर बड़ी चर्चा। आपको बता दें दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा नियुक्त विदेशी मामलों के मुखिया और कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने बुधवार को पाकिस्तान दौरा शुरू कर दिया। वे वहां व्यापार और अन्य मामलों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि तालिबान विदेशों में अपनी संपत्ति पर लगे प्रतिबंध हटाने और वैश्विक मान्यता पाना चाहता है ताकि देश में आर्थिक संकट को रोका जा सके। बात कर अगली खबर की, जहां पर दक्षिण कोरिया से खबर, चुनाव में गरमा रहा है अमेरिका बनाम चीन का मुद्दा, US मिसाइल सिस्टम से भी है दिक्कत। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण कोरिया में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्ताधारी दल के उम्मीदवार ने 2 टूक ऐलान किया है कि वे अमेरिका और जापान के साथ मिलकर त्रिगुट बनाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने जापान की कड़ी आलोचना की और ये पूछा है कि क्या वो एक भरोसेमंद दोस्त हो सकता है। सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी ने ली जाए मयूंग को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार चुना
रहा है। ली ने कहा कि वे इस पक्ष में भी नहीं है कि दक्षिण कोरिया की जमीन पर और अधिक संख्या में अमेरिकी मिसाइल सिस्टम लगाए जाएं। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां पर चीनी किताबों में गाए जाएंगे शी जिनपिंग के गीत, पार्टी ने बताया युग बदलने वाला नेता। आपको बता दें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब किताबों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। चीनी इतिहास की किताबों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विरासत को मजबूत करने की उम्मीद जताई गई है। पार्टी ने जिनपिंग के कद को चीन के संस्थापक माओ से तुंग और आर्थिक नीतिकार डेंग जियोपिंग के बराबर कर दिया है। जिनपिंग को युग बदलने वाला नेता बताया गया है। दोस्तों आप किस प्रकार से जिनपिंग का व्याख्यान करेंगे, आप क्या नेता बताना चाहते हैं दोस्तों जिनपिंग को कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या विचार रखती है भारत की जनता जिनपिंग को लेकर। साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां पर तालिबान को अफगान में शिया भी नहीं मंजूर, समुदाय के नेता की प्रतिमा हटा दी गई है। दोस्तों तालिबान ने पूर्व सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहीद घोषित किए गए हजारा नेता की प्रतिमा को कुरान की प्रतिकृति के साथ बदल दिया है। इसके बाद बामियान के लोगों ने गुरुवार को हिंसा शुरू होने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि मूल प्रतिमा में अब्दुल अली मजारी को दर्शाया गया है, जो कि ज्यादातर शिया अल्पसंख्यकों के नेता थे। तालिबान ने पहले कार्यकाल के दौरान उन्हें कैदी बनाया था। बात करें अगली खबर की, जहां पर पाकिस्तान के पूर्व आर्मी ऑफिसर ने भारत में जीता पद्म अवार्ड। आखिर क्यों मिला उनको ये सम्मान, आपको बता दें दोस्तों इस सप्ताह देश में पद्म पुरस्कारों का विषय काफी चर्चा का केंद्र रहा है। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कई लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं दोस्तों, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों से या पेशे के माध्यम से देश के हित में उल्लेखनीय और विशिष्ट योगदान दिया है। पद्म पुरस्कार पाने वालों की खूब सराहना हुई है। आपको बता दें दोस्तों 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई से पहले पाकिस्तान के सैनिक बांग्लादेश, जो कि तब का पाकिस्तान कहलाता है दोस्तों, में भीषण उपद्रव मचा रहे थे और वहां हजारों लोगों की हत्या कर चुके थे। उस वक्त बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ भारी गुस्सा पनप उठा था। उस वक्त कर्नल जहीर ने भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया था। बांग्लादेश की आजादी से पहले कर्नल जहीर पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश के लोगों पर इतने जुल्म किए कि कर्नल जहीर जैसे लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। यानी कि बहुत बड़ी भूमिका दोस्तों बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में निभाया है। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें 50 सालों से ढूंढ रहा है इनको पाकिस्तान, और ऐसे में इनको इस अवार्ड के लिए कांग्रेचुलेशन भी कह दीजिएगा। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में मकान पर फहराया पाकिस्तान का झंडा, तनाव फैला, जिसके बाद 4 लोगों पर राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में चौरी चौरा थाना क्षेत्र की नगर पंचायत में एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के घर पर पाकिस्तान का झंडा लगे होने की बात सामने आई है। दोस्तों जैसे इसकी सूचना हिंदूवादी संगठनों को लगी, आक्रोशित भीड़ उसके घर पर पहुंच गई। इससे तनाव फैल गया। कुछ लोगों ने इस पर और इस घर पर पत्थर भी फेंके। सूचना के बाद मौके पर पहुंची चौरी चौरा और झगहा थाने की फोर्स ने घंटों की मशक्कत करके भीड़ को वहां से हटाया। आपको बता दें प्राप्त जानकारी के अनुसार शालिम नाम के एक शख्स के छत पर, घर की छत पर इस्लाम के प्रतीकों वाला और पाकिस्तान के झंडे से मिलता जुलता एक झंडा लगा मिला था। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर माफिया के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन जारी। वेस्ट यूपी के 2 बड़े अपराधियों ने किया सरेंडर। बता दें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर माफिया पर लगातार चल रहा है, और शायद यही वजह है कि सीएम योगी के इस बुलडोजर से माफिया अपराधी खुद को सरेंडर करने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल में बीते 10 दिनों के अंदर 2 शातिर माफिया ने सरेंडर कर जेल चले गए हैं। दोस्तों ऐसे में ये बड़ी खबर थी। इस पर योगी जी के इन फैसलों को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, और आपकी क्या इन पर राय होगी? क्या आप इनका समर्थन करते हैं? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं क्या विचार रखती है भारत की जनता इनको लेकर। साथ ही अगली खबर की बात करें तो भोपाल में बनकर तैयार हुआ एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन, पीएम मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। बता दें आपको इंडियन रेलवे ने भारत का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन शुरू करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी 15 नवंबर को एयरपोर्ट की तरह दिखने वाले
हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए भोपाल आने वाले हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अत्याधुनिक हबीबगंज रेलवे स्टेशन को 450 करोड़ रुपए के खर्च से ट्रिपल पी मोड में नया रूप दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की भागीदारी के तहत परिवर्तित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना है। दोस्तों ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। ऐसे में दोस्तों आप ये रेलवे स्टेशन देख करके कह पा रहे होंगे कि आखिर देखने में एयरपोर्ट लग रहा है दोस्तों, और है रेलवे स्टेशन। आपकी क्या राय सुझाव होगी इस पर बताइएगा। जरूर बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस एक मकड़ी की तरह हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जाल बुन रही है। राहुल गांधी सोनिया गांधी के लिए कहे हैं उन्होंने ये शब्द। बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में हिंदुत्व को जिहादी इस्लामी संगठन ISIS और बोको हराम जैसा करार दिया है। दोस्तों इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हमलावर रुख अपनाया और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। जी हां दोस्तों, बता दें बीजेपी ट्विटर के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की एक पुस्तक का विमोचन था। जो बातें इस विमोचन के दौरान कहा गया वो केवल हिंदुओं की भावनाओं को नहीं बल्कि भारत की आत्मा को भी गहरी ठेस पहुंचाती है। भारत में रहकर इतना सम्मान मिलने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? ये लाइन और विचार किसी एक कांग्रेसी नेता के नहीं बल्कि ये आज कांग्रेस की विचार धारा है, और ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि देश को जो बहुसंख्यक है, जिनका बहुत बड़ा योगदान और बलिदान देश को अखंड रखने में रहा है, उनकी भावनाओं को कुचल डालो, उनको बार बार चोट दो। ये सोनिया जी और राहुल जी के इशारे पर ही बार बार होता है। यानी बहुत बुरे तरीके से दोस्तों कांग्रेस को लपेटा है भाटिया जी ने। अगर आप भी इनके बयान का समर्थन करते हैं तो जवाब जरूर दीजिएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर 16 नवंबर से जनता के लिए खुल जाएगा भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोपहर 2:30 बजे सुल्तानपुर के कूड़े भर हवाई पट्टी पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। यानी कि दोस्तों 340.8 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले के गोसाईगंज के पास चांद सराय गांव को गाजीपुर जिले के NH-31 पर स्थित हैदरिया गांव से इसको जोड़ेगा। यानी कि दोस्तों बहुत अच्छी खबर थी। बात करें अंतिम खबर की, जहां पर ना कोई इंटरव्यू ना कोई एग्जाम, 10वीं पास वालों की होगी डायरेक्ट भर्ती, मिलेगी शानदार सैलरी। आपको बता दें भारतीय डाक ने आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल के तहत ग्रामीण डाक सेवक के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। दोस्तों इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट post.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आवेदन करने की तारीख 18 नवंबर 2021 है। यानी कि दोस्तों कुल पद 2296 है। बाकी इंफॉर्मेशन हमने स्क्रीन पर दे ही दी है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। और आवेदन शुल्क उनके कैटेगरी पर बेस्ड होगा दोस्तों, जैसा कि OC OBC W पुरुष ट्रांसमैन के लिए 100 रुपए आवेदन शुल्क है दोस्तों। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।